जय हिंद दोस्तों। क्लास 12 में ना बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी 3 नंबर वाले जो प्रश्न है ना, ठीक है, उसको आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि 3 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं ना, वो टोटल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे आपका पूरा 36 नंबर निकल के आएगा। दोस्तों सोचिए, 70 में से 36 नंबर का ना खाली 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और दोस्तों सब पढ़ा दिए हैं हम, ठीक है, जितने प्रश्न इस वीडियो में हम बताएंगे सब पढ़ा दिए हैं। बस आज इसका रिवीजन कर लो, क्योंकि 36 नंबर का सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप जो भी भूले हो ना फटाक से आपको याद आ जाए, ठीक है। देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फटाक से दोस्तों लिखते हैं। रिवीजन क्लास है दोस्तों, बस रिवीजन एक बार कर लो, सब याद हो जाएगा आपको, पेपर में आराम से लिख के आओगे, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा खूनी बलात्कारी अपराधी या पैतृक की जांच की जाती है। इस तकनीक में व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाले विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पेपर में आएगा तो 3 नंबर आपको दे के जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हैं, जितने भी दोस्तों प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं ना, सब पढ़ा देंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन 36 नंबर का सवाल है दोस्तों, इसको छोड़ के तो कहीं मत जाइएगा, ठीक है। तो बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हैं। तो जब किसी एक बीज से एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों इतने सरल भाषा में लिखे हैं ना, तुरंत दोस्तों पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। पेपर में आएगा ना तो आप लोग एकदम मस्त एकदम याद करके लिख के आओगे दोस्तों, ठीक है। देखते हैं अपरा क्या है, ठीक है। अपरा क्या है? तो वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में, ठीक है, भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता रहता है, ठीक है, और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को अपरा या प्लेसिंटा कहते हैं, ठीक है। इसके कार्य हैं, इसके कार्य भी देख लेते हैं, ठीक है। इसके कार्य भी देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको अपरा समझा देते हैं चित्र के माध्यम से, तो आप लोग एकदम अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। मान लीजिए ये कोई भ्रूण है, एक सेकंड दोस्तों, मान लीजिए ये कोई भ्रूण है, ठीक है, ये भ्रूण है, ओके। अभी एकदम अपरा क्लियर कर देंगे आपका, क्योंकि पेपर में आ गया ना तो छूटेगा नहीं, इतने अच्छे से आपको समझा देंगे, ठीक है। ये भ्रूण है और ये एक ऐसे नाल जुड़ी होती है, ठीक है, जिससे माता माता के रक्त से ना इसको पोषण मिलता है। इस नलिका के द्वारा इस भ्रूण को पोषण मिलता है। यही चीज़ अपरा होती है और यही चीज़ लिखा है, एकदम सरल भाषा में लिखे हैं, ठीक है, कि वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता है और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। इसके कार्य निम्न है, ठीक है, इसके कार्य भी देख लेते हैं। तो इसके द्वारा भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण से रुधिर में पहुंचते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। दोस्तों फटाफट रिवीजन करो यार, ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और दोस्तों इतने सरल भाषा में लिखे हैं ना कि इसमें समझाने लायक कुछ बचा ही नहीं है। बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देख लो, एकदम ध्यान से सुन लो, आपको याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो निषेचन के बाद अंडाशय में फल का निर्माण होता है। वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं। ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। लेकिन यदि फल का विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, तो ऐसे फल को आभासी फल कहते हैं, ठीक है। ऐसे फल को आभासी फल कहते हैं। इसे झूठा फल भी कहा जाता है, ठीक है, झूठा फल कहा जाता है, मिथ्या फल भी कहा जाता है, असत्य फल भी कहा जाता है, ठीक है। तीनों तीनों इसी को बोला जाता है, आभासी फल को। प्रश्न में आपसे बोल देगा असत्य फल किसे कहते हैं, मिथ्या फल किसे कहते हैं, झूठा फल किसे कहते हैं, या फिर आभासी फल किसे कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे बताए हैं बिल्कुल ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। आइए अब आगे के प्रश्न देख। अगला प्रश्न है कि बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई ऐसी फसल जिसमें बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। दोस्तों ये नाम नहीं याद हो रहा है ना, तो इस नाम को आप लोग
छोड़ दीजिए, ठीक है। हम एकदम आपको याद करा देते हैं बीटी फसल क्या होता है। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई ऐसी फसल, ठीक है, जिसमें जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई ऐसी फसल जिसमें जीवाणु का उपयोग किया जाता है उसे बीटी फसल कहते हैं। याद हो गया ना दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको लिख देना है। यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है। जब कोई कीट फसलों को खाता है तो ये बीटी विष उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है और वह कीट मर जाता है, ठीक है। यह फसल कीट प्रतिरोधी होती है, ठीक है। यह फसल कीट प्रतिरोधी होती है, जैसे कि बीटी कपास हो गया और बीटी बैगन हो गया, ठीक है। तो ये था बीटी फसल। नेक्स्ट है कि आवर्त चक्र क्या है। आवर्त चक्र का कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, ठीक है। आवर्त चक्र को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। आवर्त चक्र मतलब दोस्तों पीरियड होता है। ओके फ्रेंड्स, प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है तथा 45 से 50 वर्ष की आयु तक खत्म हो जाता है, ठीक है। आवर्त चक्र को LH तथा FHS हार्मोन नियंत्रित करते हैं, ठीक है। एकदम 3 नंबर वाला प्रश्न है और काफी ज्यादा चांस है कि ये प्रश्न पूछे, ठीक है। आगे के प्रश्न देखते हैं फटाफट। चिकित्सीय सगर्भता समापन से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले ही गर्भपात करा दिया जाता है। यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार, असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा शिशु आदि दशाओं में गर्भ समापन करना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा चिकित्सीय सगर्भता समापन। ओके, नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसे मंगोल जड़ता क्यों कहा जाता है। फटाफट रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जब गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता होती है, अर्थात गुणसूत्र की संख्या 46 की बजाय 47 हो जाती है, तो इसके कारण उत्पन्न रोग को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का सिर गोल, होठ नीचे, आंखें तिरछी तथा मुंह हर समय खुला रहता है, ठीक है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मंगोलों की भांति दिखाई देते हैं। इसी कारण इसे मंगोल जड़ता भी कहा जाता है, ठीक है। इसी कारण इसे मंगोल जड़ता भी कहा जाता है। अब आइए आगे के प्रश्न को फटाफट कवर करते हैं, ठीक है। अवशेषी अंग क्या है। मनुष्य के 2 अवशेषी अंगों का नाम लिखिए। तो जीवधारी के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारी द्वारा उपयोग न किए जाने पर भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, ऐसे अंग को अवशेषी अंग कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य में अवशेषी अंग कर्ण पल्लव की पेशियां हैं, जो हमारे कान के ऊपर की पेशियां दिखती है ना, वही होती है। और शरीर में बाल इत्यादि जो है वो अवशेषी अंग है, जिनका उपयोग न होने पर ये भविष्य में समाप्त भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। तो वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं बता पाते हैं, ऐसे व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। उचित रेलवे सिग्नल न पहचान पाने के कारण रेलवे दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों, जो वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति होता है ना, वो लाल और हरे रंग में अंतर ही नहीं बता पाता है, ठीक है। तो भाई अगर उनको रेलवे ड्राइवर अगर बना दिया जाए तो भाई सिग्नल मिलेगा कम मिलेगा, पहचान ही नहीं पाएगा सिग्नल, ठीक है। तो उससे रेल दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो वे पदार्थ जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाते हैं, वे अनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगों में यह पाया गया है कि अधिकांश जीवधारियों में DNA जो होता है ना, वही अनुवांशिक पदार्थ होता है। आगे के प्रश्न देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि पात्र निषेचन से आप क्या समझते हैं। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थिति में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को कृत्रिम तरीके से परख नली में निषेचित कराया जाता है, ठीक है। पात्र निषेचन मतलब परख नली शिशु से आप क्या समझते हैं, IVF तकनीक से आप क्या समझते हैं, ऐसे करके प्रश्न पूछेगा दोस्तों, ठीक है। यह तकनीक उन दंपतियों में प्रयोग की जाती है जिसमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, ठीक है। शुक्राणुओं की कम संख्या पाई जाती है, ठीक है। तो उनमें पात्र निषेचन के द्वारा
संतान उत्पत्ति होती है। ठीक है कि टीकाकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो मृत निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों या उनके उत्पादों से बने पदार्थ अर्थात टीके को शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, चेचक आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। टीका स्मृति बी तथा टी कोशिकाएं बनाता है जो रोगजनक को शीघ्र ही पहचान लेते हैं तथा प्रतिरक्षी बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अल्कोहल के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अल्कोहल को सामान्य रूप से शराब, मदिरा और दारू के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, यह विश्व में प्रयोग में लाए जाने वाला सबसे अधिक मादक पेय पदार्थ है जिसका उपयोग आज के समय में बहुत ही तेजी से हो रहा है। अल्कोहल के निम्न कुप्रभाव है। इसके अत्यधिक सेवन से बेहोशी, कोमा या मृत्यु हो सकती है। अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से व्यक्ति पागल होकर अपना आपा खो देता है और हिंसक रूप ले लेता है। ठीक है, अपना आपा खो देता है और हिंसक रूप ले लेता है। धन की कमी होने के कारण व्यक्ति इसके सेवन के लिए चोरी भी करता है, क्योंकि जिसको आदत पड़ जाएगी ना अल्कोहल की, तो वो अल्कोहल पीने के लिए चोरी भी करने लगता है दोस्तों, कि पैसा मिले चोरी करके और उससे जाके शराब पिए। ठीक है, देखते हैं इंटरफेरॉन क्या है, इसके महत्व को समझाइए। ठीक है, इंटरफेरॉन क्या है, इसके महत्व को समझाइए। तो इंटरफेरॉन कशेरुकीय जंतुओं में विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है। ठीक है, जो इन कोशिकाओं को विषाणु से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। चूंकि इसके द्वारा अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोका जाता है, इसीलिए इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पराग नलिका में दो नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूणकोश में दो बार निषेचन होता है, इसीलिए इसे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहा जाता है। ठीक है, एक ही भ्रूण से दो बार निषेचन होता है ना, इसीलिए इसे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मधुमक्खियों में तीन प्रकार की मधुमक्खी होती हैं, एक होती है रानी, एक होती है श्रमिक और एक होता है नर या ड्रोन मधुमक्खी। तो रानी मधुमक्खी का विकास जो होता है वो निषेचित अंडे से होता है। ठीक है, श्रमिक मधुमक्खी का विकास भी निषेचित अंडे से होता है, जबकि नर मधुमक्खी का विकास ना अनिषेचित अंडे से होता है। रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम होता है सिर्फ संतान उत्पन्न करना काम होता है। रानी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नारी नहीं है, रानी है। ओके दोस्तों, रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम होता है संतान उत्पन्न करना, जबकि श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से रस इकट्ठा करना होता है। श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। ठीक है, श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 3 नंबर वाले। ठीक है, जो कि पेपर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखना इसमें से दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे पेपर में। ठीक है, तो हमने फटाफट रिवीजन किया है। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दे रहे हैं, वहाँ से इन सारे प्रश्नों को ना एकदम अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, वहाँ से भी आप लोग देख लो अगर समय हो तो, नहीं तो हम इसीलिए फास्ट में एकदम रिवीजन कराए हैं क्योंकि समय नहीं है थोड़ा भी। ठीक है, तो आप लोग आराम से पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट। ठीक है।